अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, एमडी कैट बायोलॉजी यूनिट नंबर 7 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना आज का टॉपिक ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ है सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होगा लिम्फेटिक सिस्टम। हम पहले बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड, पंपिंग ऑर्गन एंड ब्लड वेसल्स। यहाँ पर जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जिसकी हमने बात करनी है वो है ब्लड, पंपिंग ऑर्गन जिसकी हम बात करेंगे वो है हार्ट, और ब्लड वेसल्स की बात करेंगे यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की बात करेंगे। हम अपना स्टार्ट लेते हैं सर्कुलेटिंग फ्लूइड से। सर्कुलेटिंग फ्लूइड यानी ब्लड। ब्लड जो है इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में जिस तरह दो चीजें होती हैं, मैट्रिक्स और सेल्स, इसमें भी मैट्रिक्स और सेल हैं। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो एक फ्लूइड है दैट इज नॉन एज प्लाज्मा, और जो सेल हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, और कुछ सेल लाइक बॉडीज हैं जिसे हम प्लेटलेट्स का नाम देंगे। ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड की जो क्वांटिटी होती है एक हेल्दी पर्सन के अंदर, वो उसके वेट का 1/12 होता है। 1/12 जो है ऑफ बॉडी वेट इज ब्लड। इस बात का मतलब ये है कि 12वां जो हिस्सा होता है हमारी बॉडी वेट का वो ब्लड होता है। अगर एक पर्सन जो है जिसका वेट 60 है, 60 किलोग्राम है, तो उसमें जो ब्लड की अमाउंट होगी वो 5 किलोग्राम या 5 लीटर होगी। तो अगर आपसे कोई एमसीक्यूज इस तरह से पूछ लिया जाए जिसमें उसने आपको कोई बॉडी का वेट दिया हो और अमाउंट ऑफ ब्लड पूछी हो, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप उस गिवन अमाउंट को 12 के साथ डिवाइड कर देंगे। जैसे देखें, अगर 60 गिवन है तो आप 60 को 12 के साथ डिवाइड कर देंगे। अगर 70 गिवन है तो आप 70 को डिवाइड कर देंगे। अगर 80 गिवन है तो आप 80 को 12 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास अमाउंट ऑफ ब्लड आ जाएगा। मूव करते हैं कि ब्लड के दो कंपोनेंट हैं, एक मैट्रिक्स फ्लूइड होता है दैट इज प्लाज्मा, दूसरा सेल होते हैं। हम अपनी बात जो है वो स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा से। प्लाज्मा जो है ये एक वाटरी फ्लूइड है, और जब मैंने वर्ड मेंशन किया वाटरी फ्लूइड तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वाटर होगा और वो मेजॉरिटी में होगा। 90% अगर हम इसकी कंसंट्रेशन देखें तो वो क्या होता है, दैट इज वाटर। और बाकी के जो 10% है इसमें वो हैं डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। डिसॉल्व सब्सटेंसेस जो हैं वो 10% बनाते हैं प्लाज्मा का। ओवरऑल प्लाज्मा जो है ये ब्लड का 55% बनाता है। तो जरा ये कैलकुलेशन देखें कि 55% प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है, और 10% क्या होते हैं, डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं। ये जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं इनको हमने डिवाइड किया है 6 कैटेगरीज में। इनकी 6 कैटेगरीज होती हैं, और वो कैटेगरीज कौन सी हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैटेगरी से। फर्स्ट कैटेगरी है आयंस एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। आयंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो ये टोटल का 0.9% होते हैं। ये हम 0.9% किसका ले रहे हैं, 10% का। ये जो 10% डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं, इन 10% डिसॉल्व सब्सटेंसेस की हमने अब ये 10% पूरा करना है, तो इसमें 0.9% क्या है, 0.9% इसमें आपके पास इनऑर्गेनिक आयंस हैं, सॉल्ट्स हैं। इसमें जो सबसे मेजर सॉल्ट होता है वो होता है टेबल सॉल्ट दैट इज NaCl, जो कि इस 0.9 का 2/3 बनाता है। 0.9 का अगर आप 2/3 निकालेंगे तो ये 0.6 बन जाएगा, ठीक है। तो NaCl जो है ये मेजर अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। अदर देन दैट क्या होता है, इसके अलावा यहां पर अवेलेबल होता है पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयंस एटसेट्रा। ये सब चीजें जो हैं यहां पर मौजूद होती हैं। ये जो सभी के सभी आयंस हैं इनकी जो कलेक्टिव परसेंटेज है वो कितनी है, 0.9। यहां पर एक चीज जरा देखिएगा कि अगर ये क्वांटिटी
ओवरऑल 0.9 रहे, लेकिन किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी चेंज हो जाए तो इससे सीरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाए और ये थोड़ा सा कम हो जाए तो ओवरऑल आंसर तो 0.9 ही रहेगा, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगी। दूसरी बात, ये जो ब्लड है इसकी पीएच होती है 7.4 और इसको एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन किया जाता है। वो रेंज क्या है? वो रेंज है 7.35 टू 7.45, जिसका एवरेज कितना बनता है? जिसका एवरेज आपके पास बनता है 7.4। तो इस पीएच को भी मेंटेन करना होता है, ये भी आयंस के थ्रू ही मेंटेन की जाती है, क्योंकि अगर ये मेंटेन नहीं रहेगी तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। दूसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे, जो दूसरा कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे, वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं ये मेजर कंपोनेंट होते हैं। प्रोटीन जो है इट मेक 7 to 9%, ये 7 to 9% होते हैं डिसॉल्व सब्सटेंसेस का, और ये एक मेजर अमाउंट बनती है। इनमें से अक्सर जो प्रोटीन है वो लिवर सिंथेसाइज करता है और उसके बाद वो शामिल हो जाती हैं प्लाज्मा के अंदर। जो मेजर प्रोटीन है अगर हम उनकी बात करें तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स आती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं इनको एंटीबॉडीज भी कहा जाता है, और ये आपकी बॉडी को डिफेंड करती हैं अगेंस्ट इन्वेडर्स, अगेंस्ट एंटीजेंस, ये आपकी बॉडी को डिफेंड करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन टाइप प्रोटीन आती हैं, जो कि क्लॉटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं और ब्लड के क्लॉट बनने में इन्वॉल्व होती हैं, ब्लड की क्लॉटिंग करवाती हैं। और भी बहुत सारी प्रोटीन हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो कि ऑस्मोटिक, जो कोलाइडल ऑस्मोटिक बैलेंस होता है उसको मेंटेन करती है। इसके अलावा जो दूसरी प्रोटीन है वो हमारे यहाँ पर स्कोप नहीं है, तो हम यहाँ पर 3 प्रोटीन की मेनली बात कर रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इसके अलावा फिब्रिनोजन और थ्रोम्बिन, ठीक है। और मोस्टली ये कहाँ से आती हैं? ये लिवर से आती हैं। इसके बाद और क्या चीजें होती हैं? अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हमारे पास यहाँ पर होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। देखिए ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो प्रोटीन्स भी हैं, तो इनको अलग से मेंशन क्यों किया जा रहा है? ये वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो प्रोटीन के अलावा हैं। और इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि इसमें आ जाएंगे फैट्स, इसमें आ जाएंगे फॉस्फोलिपिड्स, इसमें आ जाएगा ग्लूकोज, इसमें आ जाएगा अमीनो एसिड्स, और साथ में लैक्टिक एसिड। ये वो चीजें हैं जो कि एज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा के अंदर। इनमें से कुछ चीजें जैसे ग्लूकोज, जैसे फैट्स, जैसे अमीनो एसिड, ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन के थ्रू ब्लड में एंटर होते हैं। लैक्टिक एसिड जो है वो मसल्स में प्रोड्यूस होता है और वहां से एंटर होता है कहां पर? प्लाज्मा के अंदर। तो ये सब्सटेंसेस भी प्लाज्मा का हिस्सा होते हैं और इनके डिफरेंट फंक्शन हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बाद हम देखेंगे कि इसके अलावा और क्या चीज होती है। इसके अलावा यहां पर होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स, यहां पर किस वेस्ट की बात हो रही है? यहां पर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात हो रही है उसमें मेनली शामिल है यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब क्या है कि मेटाबॉलिज्म के दौरान यूरिया और यूरिक एसिड बनते हैं। आपकी बॉडी में जब नाइट्रोजनस कंपाउंड को ब्रेक किया जाता है तो फिर उससे यूरिया और यूरिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं इन लिवर, और फिर लिवर से ये कहां पर शामिल होते हैं? ब्लड में, और फिर ब्लड से ही कहां जाते हैं? किडनी के पास, ताकि इन्हें बॉडी से रिमूव किया जा सके। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा होती हैं गैसेस। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं ये मेन गैसेस हैं जो कि ट्रेवल करती हैं थ्रू प्लाज्मा। डिसॉल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन भी अवेलेबल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लाज्मा के अंदर अवेलेबल होती है। और जो आखिरी कैटेगरी है ये हैं स्पेशल सब्सटेंसेस। ये स्पेशल सब्सटेंसेस क्या हैं? स्पेशल सब्सटेंसेस जो हैं बेसिकली हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स जो हैं वो सारे के सारे
प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करते हैं टू देयर टारगेट साइट, ठीक है। हार्मोन प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करते हैं, तो प्लाज्मा के अंदर दो चीजें हैं, एक हो गया वाटर जो कि 90% है और 10% डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं। उन 10% डिसॉल्व सब्सटेंसेस को हमने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जैसे कि आयंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वेस्ट प्रोडक्ट्स, गैसेस एंड हार्मोन्स। ये आपके पास 6 कैटेगरीज होती हैं प्लाज्मा के अंदर मौजूद डिसॉल्व सब्सटेंसेस की। अब जरा अगर आप देखें तो जो ब्लड का दूसरा कंपोनेंट था वो थे सेल एंड सेल लाइक बॉडीज। अब हम बात करेंगे उन सेल और सेल लाइक बॉडीज की। दो चीजें हम डिस्कस करेंगे, एक कि वो सेल्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कैसे होते हैं, दूसरा उनके फंक्शन क्या हैं, वो हमारी बॉडी में किस कंसंट्रेशन में हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, इस तरह की सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं यहां से कि बोन मैरो के अंदर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं, एससी स्टेम सेल, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं। ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ही हैं जिनसे बाकी के सारे डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और बाकी चीजें बनती हैं। ये जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल हैं, इनमें से कुछ सेल जो हैं वो बना देते हैं रेड ब्लड स्टेम सेल्स। ये आपके पास रेड ब्लड स्टेम सेल्स आ गए, और ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं, ये रेड ब्लड स्टेम सेल्स जो हैं, ये डिफरेंशिएट होकर अल्टीमेटली क्या बना देंगे, ये अल्टीमेटली बना देंगे आरबीसीज, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेस या रेड ब्लड सेल्स बना देंगे। ठीक हो गया। अब रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट सेल हैं। अगर हम इनके कुछ फीचर्स की बात कर लें, इनकी हम कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। आरबीसीज जो होते हैं ये एक डिस्क की फॉर्म में होते हैं, इनकी जो शेप होती है वो राउंड होती है, और अगर आप दूसरे एंगल से इनको देखें तो ये बाइकनकेव होते हैं। सेंटर से ये थोड़े से अंदर को दबे होते हैं और साइडों से थोड़े से ऊपर को उठे होते हैं। यही वजह है कि जब हम इनको देखते हैं तो इनका जो साइडों वाला पोर्शन होता है वो डार्क नजर आता है और सेंट्रल पोर्शन थोड़ा सा लाइट नजर आता है। ठीक है, तो ये डिस्क शेप के होते हैं। इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 4.5 मिलियन होती है इन फीमेल्स और 5.5 मिलियन होती है इन मेल्स। इनकी अगर आप कॉम्पोजिशन चेक करें तो इनके अंदर 95% एक पिगमेंट पाया जाता है, एक प्रोटीन पाई जाती है, बहुत फेमस है, दैट इज हीमोग्लोबिन। और बाकी के 5% इसमें क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे, कुछ आयंस होंगे जो कि इनकी वर्किंग के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, याद रखें जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं, जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं, मैच्योर आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। यही वजह है कि ये डिवाइड नहीं कर सकते, या इन्होंने डिवाइड नहीं करना होता, इसीलिए इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। यहाँ पर मैच्योर मेंशन किया गया है, इसका मतलब है कि इमैच्योर फॉर्म में इनमें आरबीसीज प्रेजेंट, मैच्योर आरबीसीज जो हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। मैच्योर आरबीसीज जो हैं वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। इमैच्योर जो आरबीसीज हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वैसे वैसे उनका न्यूक्लियस खत्म होता जाता है, क्योंकि अब उसका कोई फंक्शन बाकी नहीं रहा, इसीलिए इनके अंदर न्यूक्लियस मैच्योर फॉर्म में नहीं होता। अगर हम बात करें कि ये कहाँ से आते हैं, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये आते हैं बोन मैरो से। ठीक है, इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो कहाँ से होती है, वो होती है बोन मैरो से होती है, क्योंकि जो सेल हमने स्टार्ट पे मेंशन किए हैं हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, जिनसे बने थे रेड ब्लड स्टेम सेल, ये बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी प्रोडक्शन बोन मैरो के अंदर होती है। कौन से बोन मैरो के अंदर, रेड बोन मैरो के अंदर। दे आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो। अब ये रेड बोन मैरो कहां पर होता है, रेड बोन मैरो होता है शॉर्ट और इररेगुलर बोन्स के अंदर, जैसे कि स्टर्नम है, जैसे कि वर्टिब्रीज हैं, ये शॉर्ट भी हैं इररेगुलर भी हैं, तो इनके अंदर रेड बोन मैरो होगा जहां पर ये प्रोड्यूस होंगी। क्या ये हमेशा से वहीं पर प्रोड्यूस हो रही है, नहीं। एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो इनकी प्रोडक्शन है वो लिवर और स्प्लीन में होती है, जबकि मैच्योर के अंदर, मैच्योर लोगों के अंदर जो इनकी प्रोडक्शन है वो रेड बोन मैरो के अंदर होती है।
अगर हम बात करें इनका काम क्या है और इनका लाइफ स्पैन क्या है, तो जो इनका लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज। ये अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स जो हैं कंप्लीट करते हैं और उसके बाद इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। 120 डेज इनका क्या है, इनका लाइफ स्पैन है। इसके बाद इनकी डिस्ट्रक्शन कर दी जाती है। और फाइनल जो हमारी बात है वो ये है कि इनका काम क्या है, इनका काम है ट्रांसपोर्ट। ये किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये मेनली ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। डन हो गया। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास देखें हिमेटोपॉयटिक स्टेम सेल के कुछ सेल डिफरेंशिएट होकर क्या बन गए थे, रेड ब्लड स्टेम सेल बन गए थे। इनमें से ही कुछ सेल डिफरेंशिएट होंगे और वो बना देंगे लिम्फॉइड स्टेम सेल। क्या बना देंगे, लिम्फॉइड स्टेम सेल। और याद रखें लिम्फॉइड स्टेम सेल जो हैं, जो कि बोन मैरो के अंदर ही रह जाएंगे, वो डिफरेंशिएट होके बना देंगे बी लिम्फोसाइट्स। क्या बना देंगे, बी लिम्फोसाइट्स। मैं यहां पर एक चीज मेंशन कर दूं कि हम यहां पर बात करने लगे हैं अब WBCs की, और WBCs की 2 कैटेगरीज होती हैं। वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं, वो 2 कैटेगरीज हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उनका साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, तो उन्हें हम ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। और जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो क्या हैं, वो एक्चुअली उनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं और उन्हें हम ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। तो देखिएगा जरा कि हिमेटोपॉयटिक स्टेम सेल के वो सेल जिन्होंने डिफरेंशिएट होकर लिम्फॉइड स्टेम सेल बनाए और वो बोन मैरो के अंदर ही रह गए, वो आगे बना देंगे बी लिम्फोसाइट्स। और ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये फर्दर डिफरेंशिएट होंगे तो ये बना देंगे प्लाज्मा सेल्स। क्या बना देंगे, प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स का फंक्शन क्या होता है, प्लाज्मा सेल्स जो हैं ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, ये आपने याद रखना है। तो बी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये एक्चुअली एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन तक जाएंगे। बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा सेल बनेंगे, प्लाज्मा सेल से क्या होगा, एंटीबॉडीज बनेगी। ठीक हो गया, यहां तक डन है। हम आगे की बात करते हैं। देखिए इसी हिमेटोपॉयटिक स्टेम सेल से कुछ सेल्स फिर से डिफरेंशिएट होंगे और वो क्या बना देंगे, वो बना देंगे लिम्फॉइड स्टेम सेल। आप कहेंगे सर लिम्फॉइड स्टेम सेल यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं। देखिए यहां वाले जो लिम्फॉइड स्टेम सेल हैं वो बोन मैरो के अंदर ही रह गए। यहां वाले जो लिम्फॉइड स्टेम सेल हैं ये कहां जाएंगे, ये जाएंगे थाइमस के अंदर। और जब ये थाइमस में जाएंगे तो थाइमस में जाएंगे तो इनकी डिफरेंशिएशन जो है वो डिफरेंट तरीके से होगी और इससे आपके पास क्या बन जाएगा, इससे आपके पास बन जाएंगे टी लिम्फोसाइट्स। क्या बन जाएंगे, टी लिम्फोसाइट्स बन जाएंगे। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं दे आल्सो प्ले मेजर रोल इन इम्यूनिटी। तो आप जरा देखिएगा कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये कलेक्टिवली बनाते हैं लिम्फोसाइट्स, आप इन्हें कह सकते हैं कलेक्टिवली, और ये 32% होते हैं टोटल WBCs का। ठीक हो गया, चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जरा, नेक्स्ट जो है हिमेटोपॉयटिक स्टेम सेल में से कुछ सेल डिफरेंशिएट हुए और क्या बन गए, ये बन गए फेगोसिटिक स्टेम सेल। क्या बन गए, फेगोसिटिक स्टेम सेल। अब ये जो फेगोसिटिक स्टेम सेल हैं इनमें से कुछ सेल डिफरेंशिएट हुए और वो बन गए मोनोसाइट्स। और मोनोसाइट्स जो होते हैं इन्होंने फर्दर डिफरेंशिएट होना होता है और ये बना देते हैं मैक्रोफेजेस। क्या बना देते हैं, मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेज जो हैं ये लार्ज पार्टिकल्स को इनगल्फ करने के लिए होते हैं। ठीक है, जो मोनोसाइट की कंसंट्रेशन है वो है 3% ऑफ टोटल RBCs। तो आप यहां पर जरा एक बात रुककर गौर से देख लें, लिम्फोसाइट्स ये दोनों और मोनोसाइट्स ये कलेक्टिवली हैं आपके पास ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ये क्या है आपके पास, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, और ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं ये टोटल RBCs का ए ग्रेन्युलोसाइट्स टोटल WBCs का कितना बनाते हैं,
32 एंड 3 35% बनाते हैं, तो ये 35% होते हैं। ठीक है, तो हमने WBCs में ए ग्रेन्युलोसाइट्स को पढ़ लिया कि उनकी टाइप्स कौन सी होती हैं और वो फंक्शन क्या क्या करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये डायरेक्टली सेल को किल करेंगे, पार्ट ऑफ इम्यूनिटी है, ये भी पार्ट ऑफ इम्यूनिटी है। मोनोसाइट्स जो हैं वो मैक्रोफेज बना देंगे, और मैक्रोफेज जो है वो बड़े बड़े जो सेल होते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको इंगल्फ करता है, उनकी फेगोसाइटोसिस करता है, इसीलिए हम इसे मैक्रोफेज कहते हैं। मैक्रो का मतलब बड़े, फेज का मतलब खाने वाला, तो बड़े पार्टिकल्स खाने वाला। ठीक हो गया। अब अगेन जो फेगोसिटिक स्टेम सेल हैं, फेगोसिटिक स्टेम सेल से मोनोसाइट के अलावा भी चीजें बनती हैं। आपके सामने ये 3 एरो बने हुए हैं, इनसे जो दूसरी चीजें बनती हैं, जो 3 और तरह के सेल आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली ग्रैन्युलोसाइट्स होंगे। ये क्या होंगे? ग्रैन्युलोसाइट्स होंगे। और इनमें जो पहला सेल आपके पास बना हुआ है ये है न्यूट्रोफिल। ये क्या है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल की पहचान ये होती है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर लोब्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ज्यादा लोब्स हैं, ये ज्यादा सारे लोब्स बनाता है। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हैं कि इनके क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स हैं तो हम इन्हें ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये बड़ी मेजॉरिटी में होते हैं। न्यूट्रोफिल्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है टोटल आरबीसीज का 62%, और इनका काम क्या होता है? ये स्मॉल पार्टिकल्स को इंगल्फ करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स को इंगल्फ करते हैं। ठीक है, आप यहां पर जरा देख लीजिएगा कि जब हम मोनोसाइट की बात करेंगे तो मोनोसाइट लार्ज पार्टिकल को इंगल्फ करेगा। मोनोसाइट क्या करेगा? मोनोसाइट लार्ज पार्टिकल को इंगल्फ करेगा, जबकि जो न्यूट्रोफिल होगा वो स्मॉल पार्टिकल को इंगल्फ करेगा। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल 62% होते हैं, ये स्मॉल पार्टिकल्स को इंगल्फ करते हैं, यानी है ये भी फेगोसाइटिक सेल ही होते हैं लेकिन छोटे पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो प्रेजेंट है सेल वो है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो हैं ये लीस्ट अबंडेंट हैं ऑफ ऑल द WBCs, और ये जस्ट 1% होते हैं, जस्ट 1%। लेकिन इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ सब्सटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि ये बनाते हैं हेपरीन। हेपरीन जो है वो सब्सटेंस है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। इसके अलावा ये बनाते हैं हिस्टामीन, और हिस्टामीन वो सब्सटेंस है जो कि इन्फ्लेमेशन करवाता है। आप कह सकते हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं? इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस बनवाते हैं। तो बेसोफिल 1% है, हेपरीन और हिस्टामीन बना रहे हैं। और आखिर में हमारे पास क्या आ गए? आखिर में हमारे पास आ गए इओसिनोफिल। इओसिनोफिल जो हैं ये टोटल WBCs का कितना होते हैं? 2% होते हैं। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। इनका काम क्या है? इनका काम है कि ये अटैक करते हैं पैरासाइट्स को, और साथ ही साथ ये एंटी इंफ्लामेटरी होते हैं, यानी ये इन्फ्लामेशन को खत्म करते हैं। तो ये एंटी इंफ्लामेटरी होते हैं। मैं एक दफा आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं, आप जरा इसको देख लीजिएगा। हमारे पास हिमेटोपॉयटिक स्टेम सेल थे बोन मैरो के अंदर। हिमेटोपॉयटिक स्टेम सेल्स में से कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हुए तो क्या बन गए? रेड ब्लड स्टेम सेल बन गए। और जब ये डिफरेंशिएट हुए तो इनसे क्या बन गए? आरबीसीज, जो कि डिस्क की शेप में होते हैं। 4.5 मिलियन होते हैं फीमेल्स के अंदर, 5.5 मिलियन होते हैं मेल के अंदर। 95% तक इनमें हीमोग्लोबिन होती है, और बाकी इनके अंदर एंजाइम और आयंस वगैरह होते हैं। मैच्योर आरबीसीज ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। इस जो इमैच्योर होते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं रेटिकुलोसाइट का, उनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होता है। इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो होती है रेड बोन मैरो के अंदर, लेकिन एम्ब्रियोनिक लाइफ में इनकी प्रोडक्शन लिवर और स्प्लीन में हो रही होती है। इनकी जो लाइफ स्पैन है वो है 120 डेज, और इनका जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इनका जो दूसरा नाम होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है। फिर वापस आ जाएं, हिमेटोपॉयटिक स्टेम सेल्स में से कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हुए तो क्या बन गए? लिम्फॉइड स्टेम सेल बन गए। अगर ये डिफरेंशिएट होने के बाद लिम्फॉइड स्टेम सेल बोन मैरो में ही रहें तो फिर ये जब मैच्योर होते हैं तो क्या बनाते हैं?
बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स फर्दर मैच्योर हों जरूरत पड़ने पर तो क्या बनाते हैं, प्लाज्मा सेल, और उनसे क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं। कुछ हेमेटोपॉयटिक स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं इनटू लिम्फोइड स्टेम सेल्स, लेकिन ये चले जाते हैं थाइमस के अंदर। थाइमस में जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये खुद जाकर सेल्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं और ये पार्ट ऑफ इम्यूनिटी है। इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहेंगे लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और ये कितना बनाएंगे कलेक्टिवली, टोटल डब्ल्यूबीसीज का 32% बनाएंगे। हेमेटोपॉयटिक स्टेम सेल्स के कुछ सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएंगे, फेगोसिटिक स्टेम सेल, और फेगोसिटिक स्टेम सेल्स जो हैं ये आगे से 4 चीजों में कैसे डिफरेंशिएट हो रहे हैं। एक इनसे बन रहे हैं मोनोसाइट्स जो कि टोटल डब्ल्यूबीसीज का कितना होते हैं, 3% होते हैं। और जब ये डिफरेंशिएट होते हैं टिश्यूज में जाके तो मैक्रोफेज बनाते हैं जो कि लार्ज पार्टिकल्स को इंगल्फ करते हैं। तो आपके पास ये लिम्फोसाइट्स और ये मोनोसाइट्स क्या कहलाते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, और ये टोटल डब्ल्यूबीसी का कितना होते हैं, 35% होते हैं। आगे देखिएगा, फेगोसिटिक स्टेम सेल्स जो हैं उनसे फर्दर डिफरेंशिएशन के थ्रू न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और क्या बनते हैं, इओसिनोफिल बनते हैं, जिन्हें आप कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, जिन्हें आप कलेक्टिवली नाम देते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स का। और ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं ये टोटल डब्ल्यूबीसीज का 65% होते हैं। यहां तक डन हो गया। ले जी, ये आपके सेल्स है। अब हम आखिरी बात करेंगे लेक्चर की, और वो है सेल लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम नाम देते हैं प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स याद रखें सेल्स नहीं होते, बल्कि ये बोन मैरो के सेल्स जिन्हें मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं। और ये फ्रेगमेंट्स जो हैं ये डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। इनका जो सबसे मेजर रोल होता है वो होता है क्लॉटिंग के प्रोसेस के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स जो हैं इनका ओरिजिन क्या होगा, इनका ओरिजिन होगा मेगा कैरियोसाइट्स। इनका काम क्या होगा, क्लॉटिंग। इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 2,50,000, और ये क्लॉटिंग के अंदर रोल प्ले करते हैं अलॉन्ग विद थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, आरबीसीज। ये आपने याद रखना है। जैसे मैंने मेंशन किया, जैसे आप यहाँ पर कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि आपके पास जो डब्ल्यूबीसीज, आपके पास जो आरबीसीज होते हैं उनकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद जो प्लेटलेट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन उससे कम होती है, और सबसे जो कम कंसंट्रेशन होते हैं वो आपके पास डब्ल्यूबीसीज होते हैं जो कि 7,000 to 8,000 होते हैं जस्ट, ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो ये आपने याद रखना है। अब आप जरा एक चीज़ नोट करें कि आपके सामने एक पूरी पिक्चर आ गई। आपको प्लाज्मा के कंपोनेंट्स भी पता चल गए, आपको ब्लड के अंदर मौजूद जो सेल्स हैं उनका आइडिया भी हो गया। तो यहाँ से आप ब्लड के फंक्शन काउंट कर सकते हैं, ठीक है, कि ब्लड हमारी बॉडी में क्या करता है। ब्लड के जो डिफरेंट फंक्शन हैं उसमें ये है कि ब्लड जो है वो थ्रू आयंस क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है। बॉडी के फ्लूइड्स की पीएच को मेंटेन करता है, अपनी पीएच को मेंटेन करता है। इसका मतलब है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो ब्लड होता है वो बेसिकली होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है, आपकी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करके, ठीक है। आपका जो ब्लड है उसके अंदर क्योंकि प्लाज्मा है, प्लाज्मा में प्रोटीन है, और प्रोटीन में जैसे मैंने मेंशन किया था एल्ब्यूमिन, तो एल्ब्यूमिन क्या करती है, एल्ब्यूमिन जो है वो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। 75% तक जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने में एल्ब्यूमिन का रोल होता है। बाकी 25% जो रोल होता है वो किसका होता है, वो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, और फाइब्रिनोजन वगैरह या थ्रोम्बिन वगैरह इसमें कोई खास रोल प्ले नहीं करती, ठीक है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो आपको नजर आ रहा होगा फैट्स, फॉस्फोलिपिड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, और यहाँ पर मैंने मेंशन किया था कि ये जो चीज़ें हैं ये आती हैं एब्जॉर्ब होके ब्लड में, और फिर ब्लड के थ्रू ये आगे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो आपका जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, इनकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। फिर आपका जो ब्लड है वो वेस्ट को रिमूव करवाने के लिए किडनी तक लेके जाने का भी जिम्मेदार होता है, ठीक है। अगर हम सेल्स में देखें तो सेल्स में आपके पास डिफरेंट जो हैं वो चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आरबीसीज की बात करें तो वो इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ के अंदर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के अंदर। अगर हम डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो डब्ल्यूबीसीज में डिफरेंट चीज़ों का डिफरेंट रोल है, डिफरेंट सेल्स डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप लिम्फोसाइट्स की बात करें तो वो आपका इम्यून सिस्टम बना रहे हैं,
वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स, वो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बात करें लिम्फोसाइट्स के बाद मोनोसाइट्स की, तो मोनोसाइट्स जो हैं वो मैक्रोफेज का काम कर रहे हैं, यानी अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आपकी बॉडी में एंटर हो गया है तो ये सोए करते हैं, ये उसको किल कर देते हैं, ये उसको जो है वो इनगल्फ करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर आप न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो वो भी स्मॉल पार्टिकल्स जो है करते हैं, इनगल्फ करते हैं। अगर आप बेसोफिल की बात करें तो वो आपके ब्लड को फ्लूइड फॉर्म में रखता है, उसे क्लॉट नहीं होने देता, साथ ही साथ इन्फ्लामेशन करवाता है जब जरूरी होता है। जो इओसिनोफिल हैं ये पैरासाइट्स को अटैक करते हैं जब वो आपकी बॉडी में एंटर होते हैं। इसके अलावा ये जब इन्फ्लामेशन की जरूरत नहीं होती तो उसको खत्म करते हैं। जो प्लेटलेट्स हैं ये क्लॉटिंग करवाते हैं अलॉन्ग विद फिब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन। तो ब्लड के जो है बहुत सारे फंक्शन तो हमें यहीं से पता चल जाता है ब्लड के। इसके अलावा अगर कोई फंक्शन है तो वो आप 2-4 फंक्शन और याद रखें, जैसे ब्लड के अंदर इंटरफेरॉन्स और एंटीटॉक्सिन बनते हैं फ्रॉम सेल्स, ठीक है। ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो इंटरफेरॉन और एंटीटॉक्सिन बनाते हैं। ये एंटीटॉक्सिन टॉक्सिन के साथ बाइंड करती हैं और इंटरफेरॉन जो होते हैं ये वायरसेस को किल करने का काम करते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। बाकी ये है कि जो ब्लड है ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, ये आपकी बॉडी के फ्लूइड्स की पीएच को मेंटेन करता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे ब्लड के फंक्शन हैं जो कि आपको प्लाज्मा और सेल्स पढ़ने से ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपने जो चीज़ें याद रखनी है वो आपने ब्लड की जो ये जो कंसंट्रेशन है, ब्लड का जो वेट होता है वो याद रखना है। आपको प्लाज्मा के परसेंटेज पता होना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या होता है वो पता होना चाहिए और किस परसेंटेज में होता है ये आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। सेल्स में आपने सेल की जो क्वांटिटी है वो याद करनी है, ठीक है। और उसके बाद उनके आपने फंक्शन याद रखने हैं अलग अलग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर आज खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।